हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपके 12th क्लास का जो 29 नंबर चैप्टर है, मानव में रासायनिक समन्वय, यानी किस प्रकार शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती है, रासायनिक पदार्थों के द्वारा कंट्रोल होती है। तो मुख्य रूप से ये जो आपके चैप्टर है, इसके अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करती है और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। तो आज हम ये चैप्टर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मानव में रासायनिक समन्वय। वैसे हमारे शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। वो ग्रंथियां जो शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है उनको क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो शरीर में एंजाइमों का निर्माण करती है उनको बोला जाता है बहिस्रावी ग्रंथियां। और वे ग्रंथियां जो हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है उनको क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथियां। तो इस आधार पर मुख्य रूप से मानव शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। लेकिन हमें जो विस्तार से स्टडी करनी है, इसके अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल उनको डिवाइड करके बता देती हूँ कि कौन कौन सी हमारे शरीर में बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है और कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, और उन ग्रंथियों का मतलब क्या है, उनके द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समन्वय, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। हमारे शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिए, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है वो एंजाइम निकालती है और इन नलिकाओं के अंदर निकालती है ये, इसलिए इनको बोला जाता है नलिका युक्त ग्रंथियां। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन निकालती है और उनको अपना स्राव डालने के लिए इनके पास नलिकाएं नहीं होती, इसलिए ये हार्मोन्स को, अपने स्राव को सीधे रक्त के अंदर डालती है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथियां तो अपने स्राव को नलिकाओं के अंदर डालती है, इनमें नलिकाएं होती है, इसलिए इनको बोला जाता है नलिका युक्त ग्रंथियां। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनके अंदर नलिकाएं नहीं होती है, ये अपने स्राव को अर्थात हार्मोन को सीधे ही रक्त में डालती है, इसलिए इनको बोला जाता है नलिका रहित ग्रंथियां। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बहिस्रावी, इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है, इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है। और अंतःस्रावी को क्या बोलेंगे? इन्हें नलिका रहित ग्रंथियां कहा जाता है। इन्हें नलिका रहित ग्रंथियां कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या होता है, यानी ये क्या स्रावित करती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइमों का निर्माण किया जाता है और स्राव किया जाता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का स्राव किया जाता है। इनका स्राव हार्मोन कहलाता है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों का स्राव है वो एंजाइम कहलाता है। जबकि मिश्रित ग्रंथि, देखिए मिश्रित क्यों बोला है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर एक ऐसा अंग होता है अग्नाशय या पैनक्रियाज, उसको मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि उसके द्वारा एंजाइम भी निकालते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, और उस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन भी निकलते हैं। तो जो ग्रंथियां सिर्फ एंजाइम निकालेगी वो बहिस्रावी कहलाएगी, जो ग्रंथियां सिर्फ हार्मोन निकालेगी वो अंतःस्रावी कहलाएगी। लेकिन जो ग्रंथियां हार्मोन भी निकालती है, एंजाइम भी निकालती है, यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करती है, उनको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथियां। तो इन ग्रंथियों के द्वारा, इन ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम व हार्मोन दोनों का निर्माण किया जाता है।
ठीक है, तो पॉइंट नोट कर लीजिए, इन्हें इन्हें नलिका रहित का ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है और बहिस्रावी ग्रंथियों का द्वारा एंजाइम का निर्माण किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका रहित होती है और इनके द्वारा हार्मोनों का निर्माण किया जाता है, जबकि मिश्रित ग्रंथियां एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। जब वो एंजाइम निकालेगी तो नलिकाओं के अंदर डालेगी और जब हार्मोन निकालेगी तो सीधे ही रक्त के अंदर डालेगी। तो ये परिभाषा के रूप में मोटे तौर पर इनका वर्गीकरण है। फिर हम आगे देखेंगे कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन से, बहिस्रावी के कौन से और मिश्रित ग्रंथियों के कौन से। तो यहां तक नोट कर लीजिए पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये हमने परिभाषा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। अब हम देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन से, बहिस्रावी के कौन से और मिश्रित के कौन से। तो नेक्स्ट देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। सबसे पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है देखते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरे प्रकार की है थायराइड ग्रंथि, तीसरी है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथी है थाइमस ग्रंथि,
5वीं है अधिवृक्क ग्रंथि। 6ठी है पीनियल ग्रंथि। तो ये आपके कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अधिवृक्क और पीनियल ग्रंथि। फिर देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कि हमारे शरीर में बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो पहली आपके स्वेद ग्रंथि जो पसीने का स्राव करती है। दूसरी है दुग्ध ग्रंथि। तीसरी है श्लेष्मा ग्रंथि। चौथी है आंसू ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि। और 5वीं है यकृत। ठीक है, जबकि मिश्रित ग्रंथियों का एक ही एग्जाम्पल है और वो कौन सा है, अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की वह ग्रंथि है जो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है, इसलिए अग्नाशय को है वो मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। तो तीनों के एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के, बहिस्रावी ग्रंथियों के और मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरणों को देख लिया।
अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से किसको, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, क्योंकि अपने सिलेबस में अंतःस्रावी ग्रंथियों उनके द्वारा निकाले गए हार्मोन और उन हार्मोनों के कार्य के बारे में वर्णन पूछा गया। तो अब हम विस्तार से क्या पढ़ने वाले हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। और हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रक्त के अंदर चलते रहते हैं और शरीर निश्चित अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचकर अपना क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, इन ग्रंथियों द्वारा हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन को ध्यान रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन निकलते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं, यानी हमारे रक्त में पाए जाने वाले वे रसायन जो एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे देखिए मेरे हाथों को कुछ काम करवाना है, या मेरे आमाशय को कुछ काम करवाना है, या अंडाशय को कुछ काम करवाना है, तो हाइपोथैलेमस अपने में से, पीयूष ग्रंथि अपने में से हार्मोन निकालेगी और वृषण या अंडाशय को वो सूचना प्रदान करेगी कि आपको ये काम करना है। तो वो सूचना ले जाने वाला संदेशवाहक क्या होता है, हार्मोन ही होता है। इसलिए इनको बोला जाता है रासायनिक संदेशवाहक। किसको बोला जाता है, हार्मोन को, क्योंकि ये रसायन के रूप में होते हैं और संदेश ले जाने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है रासायनिक संदेशवाहक। तो देखिए हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है, रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। जो रसायन के रूप में होते हैं और सूचना ले जाने लाने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रासायनिक संदेशवाहक बोला जाता है। ठीक है, देखिए जो स्टर्लिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहला हार्मोन खोजा था और उस हार्मोन का नाम क्या था, उस हार्मोन का नाम था सिक्रेटिन। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि स्टर्लिंग के द्वारा किस हार्मोन का निर्माण किया, किस हार्मोन को खोजा गया। तो देखिए सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सिक्रेटिन हार्मोन। और ये हार्मोन मुख्यतया वैसे तो बेलिस और स्टर्लिंग दो वैज्ञानिक थे, लेकिन मेनली एक ही वैज्ञानिक है जो वो है स्टर्लिंग। खोज किसके द्वारा की गई, स्टर्लिंग द्वारा। 1903 के अंदर इस हार्मोन की खोज की गई, नोट कर लीजिए।
अब देखिए हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस, अधिवृक्क, वो सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब उन अंतःस्रावी ग्रंथियों, सब अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल करने वाली ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, वो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि, सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्रंथि कहां पर उपस्थित रहती है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित रहती है। मटर के दाने के समान इसका आकार होता है और इसका वजन होता है 0.5 ग्राम, यानी ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। स्मॉल लेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, मस्तिष्क में उपस्थित, मस्तिष्क में ये एक सेला टर्सिका नाम की गुहा होती है, उसके अंदर उपस्थित रहती है और इस पर एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है स्पिनोइड अस्थि। तो देखिए मस्तिष्क में सेला टर्सिका नामक गुहा में उपस्थित नेक्स्ट पॉइंट, इस पर स्पिनोइड नामक अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वजन होता है 0.5 ग्राम, आकार होता है मटर के दाने के समान, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोनों के स्राव पर नियंत्रण करती है। तो ये मस्तिष्क में किस गुहा में उपस्थित रहती है, सेला टर्सिका नामक गुहा में उपस्थित रहती है। इस पर जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है, स्पिनोइड नामक बोन होती है इसके ऊपर, और इसका वजन होता है 0.5 ग्राम, आकार होता है मटर के दाने के समान। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्रंथियों द्वारा हार्मोनों के निकालने को, रोकने को प्रेरित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलेंगे। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, अगला पॉइंट एक और ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस द्वारा पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखा जाता है।
इसलिए हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस द्वारा किस ग्रंथि पर कंट्रोल होता है, पीयूष ग्रंथि पर, यानी सब पर निगरानी रखता है मास्टर, और मास्टर पर भी निगरानी कौन रखता है, हेडमास्टर, इसलिए हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। ये आपके पीयूष ग्रंथि के पॉइंट है, इसके साथ ही हमने क्या करवाया है, हाइपोथैलेमस का एक ही पॉइंट ऐड करवाया, इसे हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर भी बोला जाता है, अथवा हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसके तीन भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि, और तीनों भागों के द्वारा अलग अलग हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। तो अब हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि को किस आधार पर बांटा गया है। पीयूष ग्रंथि देखिए मुख्य रूप से इसके दो भाग बनाए गए, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आएगा अग्र पीयूष ग्रंथि और मध्य पीयूष ग्रंथि, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले भाग के अंदर आएगा पश्च पीयूष ग्रंथि। तो इसके दो भाग है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो भाग है आगे, अग्र पीयूष ग्रंथि और मध्य पीयूष ग्रंथि। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस का एक ही भाग है,
पश्च पीयूष ग्रंथि। अब इन तीनों के अलग अलग भाग पढ़ेंगे कि अग्र पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन निकालती है, मध्य वाली कौन से निकालती है और पश्च पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन निकालती है। ठीक है, तो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा ज्यादा हार्मोन होते हैं, जैसे सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, वो सब हार्मोन होंगे पीयूष ग्रंथि के द्वारा। मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक मेलेटोनिन हार्मोन का निर्माण होगा और पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दो हार्मोनों का स्राव किया जाएगा, क्योंकि पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन होते हैं उनका निर्माण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों हार्मोनों का निर्माण करके किस में डाल देता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में डाल देता है और फिर पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा उन हार्मोनों का स्राव किया जाता है। तो आगे मैं बताऊंगी कि जो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, अगर उनका निर्माण स्थल पूछे तो आपको आंसर हाइपोथैलेमस करना है, और अगर उनका सिक्रेशन या स्राव पूछे तो इसका आंसर होगा पश्च पीयूष ग्रंथि। नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि को पढ़ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा किन किन हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। तो अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है, सबसे पहला है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, या इसे वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ये दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, किसके लिए, हार्मोन निकालने के लिए, इसलिए इसको बोल दिया थायराइड प्रेरक हार्मोन। चौथा है लैक्टोजेनिक हार्मोन, अगला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। तो मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि के द्वारा इन 5 हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या उसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोफिन या वृद्धि हार्मोन। दूसरा है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, दो प्रकार के होता है, एक होता है LH और एक होता है FSH, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। गोनेड्स बोला जाता है जनन अंगों को पर, और ये हार्मोन है वो जनन अंगों पर काम करते हैं, यानी वृषण और अंडाशय पर काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नेक्स्ट है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने के लिए जो हार्मोन निकलते हैं वो थायराइड प्रेरक हार्मोन कहलाते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो हार्मोन स्तन ग्रंथियों पर काम करते हैं, दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करवाते हैं,
उनको लैक्टोजेनिक हार्मोन बोला जाता है। और लास्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, जो शरीर में आयनों लवणों का कंट्रोल करने के लिए अधिवृक्क पर निर्मित होते हैं, वहाँ पे कार्य करते हैं, वो हार्मोन क्या कहलाता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को शॉर्ट में नोट कर लीजिए, फिर हम इन को पढ़ेंगे विस्तार से। तो स्टूडेंट्स, आपने इन हार्मोनों को नोट कर लिया। आज अपनी क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा सभी कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और इन हार्मोनों का क्या काम है, ये शरीर के कौन से अंग पर कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं और इनकी कमी से अधिकता से शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने इस क्लास के अंदर जो हार्मोन्स है, जो अंतःस्रावी बहिस्रावी मिश्रित है, उन ग्रंथियों का वर्गीकरण देखा। फिर कौन सी भाग है वो किस किस ग्रंथियां किन किन का उदाहरण है, बहिस्रावी कौन सी है, अंतःस्रावी कौन सी है, मिश्रित कौन सी है, वो सब हमने पढ़ा। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अंतःस्रावी ग्रंथियां, और यही अपन के इस चैप्टर में अपन को विस्तार से पढ़ना है। बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि आपने को यहाँ ज्यादा नहीं पढ़नी है, मेनली स्टडी किसकी करनी है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि हमने स्टार्ट की थी पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य और पश्च। अग्र और मध्य को रखा जाता है पार्स डिस्टलिस में और पश्च को रखा जाता है पार्स नर्वोसा के अंदर। तो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन हमने यहाँ पर नोट किए हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन हार्मोनों के कार्य और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।